हाय दोस्तों, चले आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ आज के। पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज ट्रू अबाउट डीनॉर्मलाइजेशन। डीनॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन का उल्टा होता है। नॉर्मलाइजेशन हम करते क्यों है? ताकि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन हम मेनली करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल के अंदर जो हमारे डेटा सेव होते हैं बिल्कुल सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, जिसमें डुप्लीकेसी नहीं होती। और ये चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि सिस्टम हमारा रिलायबल हो, ईजी टू यूज़ हो, ज़्यादा टफ ना हो यूज़ करना। मीन्स जब भी हम डेटा में एब्स्ट्रैक्ट करना है या सेव करना है तो नॉर्मल एक नहीं होता जो डिक्शनरी का वे होता है, उस वे में हम डेटा सेव करते हैं। तो डी नॉर्मलाइजेशन जस्ट उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, तो चलिए पहले ऑप्शंस देखते हैं। ए, यूज़र एडिंग डेटा रिडंडेंसी एंड डिनॉर्मलाइजिंग इट। मीन्स यूज़र हम क्या करते हैं, डुप्लीकेसी उसमें ऐड करते हैं। सेकेंड ऑप्शन, यूज्ड फॉर स्पेसिफिक स्पीड डेटा रिट्रीवल, कि नॉर्मल स्पेसिफिक स्पीड है। यूज व्हेन टैब्स आर मल्टीपल। तो ये सारे केसेस हैं, इन चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं। तो इसका आंसर है ऑल आर ट्रू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई द डेटा इन डेटाबेस इज रिडंडेंटली मेंटेन्ड। हम जो डेटाबेस होता है उसमें डेटा हम रिडंडेंटली मेंटेन क्यों करते हैं, उसमें डुप्लीकेसी क्यों नहीं होने देते? सो दैट वो रिलायबल हो। मीन्स रिलायबल मीन्स ईजी टू यूज़ हो। क्या हो, जैसे हम जो चेंजेस करें वो उसमें चेंजेस हो जाए, ये ना हो कि पहले वाला डेटा भी है और जो अभी हमने उसमें डेटा डाला है वो भी है। तो ऐसा ना हो, वो रिलायबल हो सिस्टम, इसलिए हम इसमें डुप्लीकेसी नहीं आने देते। तो इसका आंसर क्या है, रिलायबिलिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डीबीए डज नॉट डू। डीबीए क्या होता है, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारा मेंटेनेंस का काम होता है, बैकअप रिकवरी का काम होता है, सिक्योरिटी इश्यूज जो होते हैं, या फिर इसका काम होता है कि जो लॉजिकल डिज़ाइन है उसको कन्वर्ट करे फिजिकल डिज़ाइन में। ये सारे हमारे काम है इसके। अगर कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उसके रिगार्डिंग चाहिए, उसके लिए वेंडर्स को कॉल करता है, सारे टेक्निकल सपोर्ट्स देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है हमारा, ये क्या करता है, फिजिकल डिज़ाइन। तो जो इसमें ऑप्शंस हैं अगर हम उनकी तरफ देखें तो फिजिकल डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस करता है ये, सिक्योरिटी प्रोविजन भी देता है डेटाबेस को, कोऑर्डिनेशन ऑफ यूजर्स इन डाइवर्स एप्लीकेशन, ये भी हाँ है कि यूजर्स के साथ वो काम करता है, उनके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बट ये लॉजिकल डिज़ाइन नहीं बनाता। ये क्या करता है, लॉजिकल डिज़ाइंस को फिजिकल डिज़ाइन में कन्वर्ट करता है, ये लॉजिकल डिज़ाइन नहीं बनाता। तो इसका आंसर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, इन डैश all records contain the same data items with the same amount of spaces assigned to each data item। ठीक है, कि वो कौन सा वो है हमारा जिसके अंदर जो रिकॉर्ड्स के अंदर जो डेटाज होते हैं वो सेम आइटम्स होते हैं और सेम उनका अमाउंट भी सेम होता है, जो स्पेसेस होते हैं। तो जो अगर हम लेंथ के उसमें रिस्पेक्ट में बात करें तो हमारे दो होते हैं, एक फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड, एक वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड। तो जो फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड होता है उसमें जो रिकॉर्ड्स के अंदर हमारा जो डेटा होता है वो सेम लेंथ का होता है। ठीक है, और उसको हम अमाउंट ऑफ स्पेसेस भी बिल्कुल सेम देते हैं हर आइटम के लिए, हर डेटा आइटम के लिए। और जो वेरिएबल होता है हमारा उसमें हर चीज़ अलग होती है। तो इसका आंसर बी है। और जो दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके अभी तक जो भी आया हूँ वो सारे प्री आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो सो डू प्रिपेयर इट वेरी वेल, ताकि आपको आसानी हो और इससे आपको क्वेश्चन का लेवल भी पता लगता रहेगा कि क्वेश्चंस आए कैसे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप आने वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन टिपिकल देंगे वो। अगर 50 क्वेश्चंस होंगे उसमें 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इजीली कर लो, और जो नॉर्मल हर बार क्वेश्चंस आते हैं वही रिपीट भी होते हैं। हाँ, 30 क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई होगा उनसे। मीन्स 10 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के। 20 क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मल जो हमेशा आते रहे हैं, ये जो नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं जैसे OSI लेयर से, जैसे प्राइमरी कीज जो कीज से आते हैं क्वेश्चंस, तो ये आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हायरार्किकल डेटाबेस आर यूजफुल फॉर मैपिंग। हायरार्किकल क्या होता है,
पेरेंट चाइल्ड डेटाबेस होता है। मीन्स पेरेंट तो एक ही हो सकता है, चाइल्ड में नहीं हो सकता। हायरार्की मीन्स एक की प्रॉपर्टी एक्वायर करना किसी एक की, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे कर सकते हैं, लेकिन जिसके एक्वायर करेंगे वो तो एक ही होगा। तो जो इसमें हमारा मैपिंग होती है यूज, वो 1 to मेनी होती है, पेरेंट एक चाइल्ड मेनी। और इसमें जो मैपिंग होती है वो भी हमारे यही होती है। Which method of database recovers involve undoing unwanted changes to the database, such as undoing a partially completed transaction interrupted by a power failure? वो कौन सा मीन्स इनमें से वो कौन सा है जो हम अनवांटेड चेंजेस हैं तो उसको सेव ना करें, वो वापस पहले जैसा हो जाए। तो जो अगर आपने DDL DCL ये पढ़ी हैं चीज़ें, इनमें आती है TCL, ट्रांजैक्शन जिसमें होता है। तो ट्रांजैक्शन में कई सारी चीज़ें होती है, कमिट होता है, रोल बैक होता है, सेव पॉइंट होता है। तो कमिट तो उस टाइम जब करते हैं जब हमारा पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया हो, एंड में कमिट करते हैं। सेव पॉइंट अगर हम बीच में कुछ सेव करना चाहते हैं डेटा, उस टाइम हम सेव पॉइंट का यूज़ करते हैं। रोल बैक क्या होता है, जब हम चाहते हैं कि आधे पर अगर ट्रांजैक्शन कहीं किसी नेटवर्क फेलियर या पावर फेलियर किसी कारण से या इंटरनेट की दिक्कत से कभी हमारा ट्रांजैक्शन बीच में इंटरप्ट होता है, तो वापस पहले जैसा हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि अगर नेट वगैरह चलना बंद होता है तो आपका अमाउंट से अगर पैसे कटते हैं तो वापस रिकवर आपको मिल जाते हैं। या फिर हम इसमें तो मेन ये होता है कि आपके अमाउंट से मीन्स आपके अकाउंट से पैसे कटे ही ना, वो पहले जैसे ही रहे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, रोल बैक। और ये TCL के अंदर आते हैं चीज़ें, आप याद कर लेना, कमिट हो गया, रोल बैक हो गया और सेव पॉइंट हो गया, ये सारी TCL के अंदर आते हैं। DCL के अंदर आता है ग्रांट रिवोक। तो आप ये चीज़ें याद रखना। Which of the following can be determined only from the meaning of attributes of the entity type? जो attributes का नेम होते हैं उनके मीनिंग से हम कौन सी चीज़ इनमें से डिफाइन कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं। डोमेन तो आपने अगर रिलेशनशिप बनाओगे तो जो लेफ्ट साइड में होता है वो डोमेन होता है, जो राइट साइड में होता है वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कार्डिनैलिटी इसमें शो करता है हमें कि रिलेशन है किस टाइप का, ठीक है। रिलेशन तो आपको पता ही है। और कीज़ क्या होते हैं, इसका आंसर कीज़ है, क्योंकि कीज़ क्या, अगर हम देखते हैं कि रोल नंबर है, वन ज़्यादा नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा, सबके पास एक ही रोल नंबर असाइंड होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्राइमरी की है या फॉरेन की है या यूनिक की है। तो दोस्तों की एक ऐसी चीज़ है जिसकी मीनिंग से हम क्या करते हैं, हम एंटिटी टाइप डिसाइड करते हैं, ठीक है। UML, ये पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं UML के, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का पार्ट है। UML is unique in that it has a standard data representation. This representation is called, UML होता है यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज, सॉरी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये क्या आता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, डिवाइड होती हैं दो चीज़ों में, एक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और दूसरा बिहेवियरल डिज़ाइन। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में मेनली टेक्निकल पार्ट को वो करता है, और बिहेवियर में कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इसके अंदर, जो डायग्राम होते हैं इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपस में उनका इंटरेक्शन कैसे है। इसके अंदर जो 14 पार्ट्स होते हैं, तो अभी हम डीप में नहीं जाएंगे। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें कि UML में कौन सा मॉडल यूज़ होता है, तो वो होता है हमारा मेटा मॉडल। इसमें क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसके अंदर, ऑब्जेक्ट्स हो गए, एट्रीब्यूट्स हो गए, रिलेशनशिप्स हो गए, तो जो ये चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट्स होते हैं, जो भी हमें डिफाइन करने होते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए, वो चीज़ें UML के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। और जो इसमें मॉडल यूज़ होता है, मेटा मॉडल होता है। आप इसे अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आए हुए हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से अंदर से मेन जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यही बनते हैं। UML हो गए, या फिर जो हमारी टेस्टिंग वगैरह होती है वो भी आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th। A UML diagram includes which of the following? UML का जो डायग्राम होता है उसके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, क्लास नेम, लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स, लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस, मेंबर फंक्शंस, ऑल अदर। तो दोस्तों जो क्लास का डायग्राम होता है ना, वो रेक्टेंगुलर डायग्राम होता है, ठीक है। और ये तीन चीज़ों में डिवाइड होता है, मीन्स तीन ब्लॉक्स होते हैं इसमें, 1, 2 और ये 3।
तो जो पहला ब्लॉक होता है, जो फर्स्ट ब्लॉक है इसके अंदर आता है क्लास नेम, कि क्लास का हमारा नाम क्या है। और जो सेकंड ब्लॉक है इसमें क्या आते हैं एट्रीब्यूट्स, जो भी क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं वो इसके अंदर आता है। और एंड वाले में आता है मेंबर फंक्शंस या फिर लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस। जो यूएमएल हमारा डायग्राम बनाने का तरीका होता है वो ये होता है। ठीक है, इस वे में हमारा डायग्राम बनता है, 3 के 3 वे में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है, क्योंकि सारी चीजें इसमें यूज होती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। In UML class diagrams, plus sign and negative sign indicates dash and dash elements of the class respectively. जो क्लास के अंदर जो डायग्राम्स हमने बनाए थे, जो मैंने आपको ब्लॉक बना के दिखाई देती, उसके जो एट्रीब्यूट्स लिखे होते हैं ना, उनके आगे कोई साइन होता है, कोई मतलब प्लस या माइनस का साइन में से कोई। जो ऑपरेशंस होने होते हैं उसके अंदर भी साइंस होते हैं, प्लस या माइनस। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो क्लास होता है उसके अंदर प्लस माइनस हमारा क्या करता है, मीन्स ये इंडिकेट क्या करता है। तो जो दोस्तों इसके अंदर जो हमारे यूएमएल डायग्राम होते हैं ना, जो क्लास के डायग्राम्स होते हैं, तो इसके अंदर प्लस का साइन का मतलब होता है कि वो क्लास के बाहर यूज हो सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब होता है वो बस क्लास के अंदर ही, वो एट्रीब्यूट से जो भी है वो उसके अंदर ही यूज हो सकते हैं। तो इसके अगर हम देखें इस पर रेस्पेक्ट में, तो जो बी आंसर है वो इसका आंसर है। ठीक है, बी मीन्स प्लस, मीन्स कहीं भी यूज कर सकते हैं हम, क्लास के आउटसाइड इसे यूज कर सकते हैं पब्लिक, और ये प्राइवेट क्योंकि क्लास के अंदर ही यूज होगा। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।